तो अब देखते हैं कि स्ट्रेसेस इन फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अब जो आसान तरीका है, ये इस तरीके से कि अगर हम समझें कि कोई जो है पेमेंट है ही नहीं, और आप एक सब ग्रेड पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो उसको एनालाइज करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस जो निकालते हैं, तो हम ये जो फार्मूला है, ये बॉजलेस इक्वेशन है जो 1885 में हुआ था, बड़ा कॉमन फार्मूला है। इसके ये रिलेशन है, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, इनपुट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल स्ट्रेन जेड एक्सिस है। अच्छा जी। ये हम इंटरेस्टेड है इस वक्त इस पॉइंट पे जो कि डायरेक्ट बिलो द लोड है, जो कि लोड, ये लोड जो है ये एक्सिल टायर का लोड है, जो आप ये सबग्रेड पे आ रहा है। और यहाँ पेवमेंट कोई नहीं है, आप कह सकते हैं पेवमेंट की थिकनेस इस वक्त 0। और ये जो है, हम ये कहते हैं कि हम स्ट्रेस यहाँ कैलकुलेट करें, या अगर हम स्ट्रेस जो है वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें जो आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट पे करना हो, तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस है, वो इसकी जो इक्वेशंस है, वो क्या क्या है। अम, वो वर्टिकल स्ट्रेस जेड सी सिग्मा जेड, जो कि वर्टिकल स्ट्रेस, आर जो है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोड है, क्योंकि हमने एज्यूम ये किया हुआ है कि टायर जो है, जो लोड जो है सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम लोड है। अच्छा जी। जेड डेप्थ है और पी जो है वो पॉइंट लोड है। इसको इक्वेशन 3/2 बाय 1/1 प्लस R/Z होल स्क्वायर 5/2 लोड और जेड स्क्वायर। अच्छा, अगर हमारा आर 0 हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगी 3/2 P/Z स्क्वायर। इसका मतलब ये पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं। इसको जरा आगे चलते हैं जी। इसको सॉल्यूशन को बड़े आराम से हल किया है फॉस्टर एंड एल्विन ने, और इसके कुछ हमें डिजाइन चार्ट प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक टायर है, लोड जो है वो एक टायर के जरिए और हम अपने पेमेंट पे रखा हुआ है, ये यूडीएल है। अब इस पूरे टायर का जो इम्प्रेशन है, वो एक सर्कल है, और ये एक समझे एक एक पिज्जे की स्लाइस आप समझ सकते हैं, एक स्लाइस हमने काटी है। उसमें देखिए ऊपर से सिग्मा जेड है, उसके ऑपोजिट जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, और उसके अलोंग जो है वो अ, जो है वो शेयर स्ट्रेस है, जो आप देखें ये अलोंग द स्लाइस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, और फिर ये एक रेडियल स्ट्रेस है अलोंग द रेडियाई ऑफ दिस थिंग। अच्छा जी। अब आप इसको जो है आप अब आप कर क्या रहे हैं कि एक स्लाइस लिए और उसको आपने एनालिसिस किया। ये क्योंकि ये रेडियल डिस्टेंस है, वो लेफ्ट हो या राइट हो, उससे माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास टायर प्रेशर मौजूद हो और हमें लोड ऑन द टायर पता हो। हम डेप्थ 1A भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ये डेप्थ 1A फ्रॉम द पॉइंट है, 2A फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, और 3 फ्रॉम द पॉइंट है। असल में मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो हमेशा सेंटर पे मिलेगा, या आप ये कहेंगे जहाँ आर जो है वो 0। अच्छा, अब हम चलें आगे। इसको हम ये देखते हैं कि स्ट्रेसेस निकालने के लिए कुछ इक्वेशन डेवलप की गई हैं। ये पहली इक्वेशन अभी हम शायद देख चुके हैं, जिसमें हम इसको इस तरह लेते हैं। ये क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कैसे ड्राइव की।
अच्छा, अगर आर इज इक्वल टू जीरो हो तो ये हम जैसे बताया था, ये वो भी पॉजिटिव इक्वेशन को हमने प्रोवाइड किया। स्ट्रेस भी हम इस तरीके से ले सकते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलेशन है। और अगर पोजन रेशियो 0.5 हो तो ये बड़ी सी इक्वेशन इस छोटी सी इक्वेशन में चेंज हो सकती है। क्यों? टायर प्रेशर है, ए इज द radius of the tire है based on its pressure and on the external load, E elasticity मॉडुलस है और Z डेप्थ है। और अगर Z की वैल्यू जीरो हो यानी कि बिल्कुल सरफेस पे हो तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ Z जीरो कर दे तो सीधी सीधी वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ कट जाएगा और कुछ ए रह जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए रह जाएगा, वो वहां से कट जाएगा तो ये क्यू, तो ये सारी चीजें खत्म होकर यहाँ रह जाएगी। ये फॉस्टर एंड एल्बर्ट चार्ट इस पे बेस्ड है। इसको हम अभी देखते हैं कैसे ड्राइव किए हैं। ये फॉस्टर एंड एल्बर्ट चार्ट है जो आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। इसमें देखें जी, हम हमें अगर डेप्थ मालूम हो, किस पॉइंट पे हमें डेप्थ में मालूम करना है, ये हमारे पास जो कर्व्स है, ये आर ओवर ए के कर्व्स है। और हम करते क्या है कि जो आपकी जो डेप्थ है वो इन टर्म्स ऑफ जेड ओवर ए, वो इसको इस कर्व पे इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ हमें मिलता है स्ट्रेस इन परसेंट ऑफ सरफेस कांटेक्ट प्रेशर। यानी कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली वो स्ट्रेस सिग्मा जेड ओवर कांटेक्ट प्रेशर जो कि क्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 100 से ये वैल्यू मिल जाती। तो ये 20 है तो एक्चुअली ये 20 जो है वो सिग्मा जेड इंटू 100 ओवर क्यू है। तो ऑब्वियसली हमें क्यू भी पता है। हमें जब वैल्यू वाले हो तो हमें हमेशा सिग्मा जेड मिल जाएगा। अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस मालूम करना है तो इसमें भी इसी किस्म के कर्व है। अगेन ये स्ट्रेस आपको देगा इन परसेंट ऑफ सरफेस कांटेक्ट एरिया। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो ग्राफ हमने पढ़ा है इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें आपके पास एक सिंगल टायर है और उस पे उसका जो रेडियस हमें नहीं पता। हमें जो है इसमें जो गिवन है, हमें स्ट्रेस जो है कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे जो कि 6 इंच अवे है और 6 इंच डेप्थ पर है। तो सबसे पहले हमें लोड की जरूरत है जो 9000 पाउंड हमें दिया हुआ है। वैसे भी देखें, अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ चुके हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट एच2 में होता है कि एक सिंगल एक्सेल विद सिंगल टायर, एक एक्सेल पे 18 किलो पाउंड का लोड होता है। तो एक टायर पे जब एक्सेल पे 18 है और दोनों तरफ एक एक टायर है तो ये 9000 पाउंड जो है वो एक साइड पर आ जाएगा। ये टायर प्रेशर 80 psi होता होता है फ्रंट टायर पे, इसलिए आप ये समझे फ्रंट टायर है। आपने इसका स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्ट रेडियस निकालेंगे। ये आपके पास सिंपल इक्वेशन है। जो टायर प्रेशर है वो लोड ऊपर एरिया है, और एरिया पाई ए स्क्वायर है। इसको आर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आर जो है वो पॉइंट अवे, रेडियल पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर है, और ए जो है वो रेडियस ऑफ द टायर है। और इस तरीके से हमने ए की वैल्यू 6 निकाल ली। तो जेड ओवर ए, अब इसकी इसलिए निकालने के ग्राफ पढ़ने के लिए भी जेड अपॉन ए और आर ओवर ए की जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू 1 रेशियो आ गया है। सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि जेड 6 है तो ए भी 6 है तो 1 हो गया, और आर 6 है ए भी 6 है इसलिए 1 हो गया। तो अब देखें, करना कुछ हमने ये है कि ये आर, ये जेड ओवर ए है, इसको डेप्थ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जेड ओवर ए है। 1 पे हमने परपेंडिकुलर लगाया, और आर अपॉन ए क्योंकि वो भी 1 था, हमने इसको जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहां हमने परपेंडिकुलर पढ़ लिया। ये तकरीबन 33 है। 31 भी पढ़ सकते हैं, 32 पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
तो हम ये जो कह रहे थे ना कि स्ट्रेस इन परसेंट ऑफ द सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया, सिग्मा जेड ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू आई है जो 33 है। तो ऑब्वियसली सिर्फ मैथमेटिक्स है, आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको पता चली गया ये 26.4 psi इसका प्रेशर है। अच्छा, इस किस्म के जो ग्राफ हो आपको याद रखने की भी शायद जरूरत नहीं है। इसके आपने जो कैप्शन देखना होगा कि वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा है या टेंजेंशियल या कोई और चीज कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो और एक रिजिड पेवमेंट हो तो उसके डिफ्लेक्शन में फर्क क्या होता है। तो अ, हमने कहा ना कि रिजिड पेवमेंट ज्यादा स्टेबल है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि कैलकुलेशन से अगर किया जाए कि रिजिड जो है वो 79% फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिफ्लेक्शन देता है। कैसे? एक इक्वेशन हमने पढ़ी है जिसमें हमें पता चला है डब्ल्यू नॉट जो है 2 1 पोजान न्यू, जो पोजान रेशियो है 2 टाइम्स ए है और ई है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और न्यू की वैल्यू हम फ्लेक्सिबल के लिए, रबड़ के लिए रख देंगे जो हमने, हमें पता है क्या है, तो ये 1.5 क्यू ए आएगा। जबकि यही चीज अगर हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ अब रिजिड या स्टील है तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ये 1.18 मिलती हैं। अच्छा, सोचना इसमें ये है कि अगर हम दोनों को अ, इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 79% जो है वैल्यू, क्योंकि क्यू ए और ई कैलकुलेट कट जाएगा। 1.18 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 0.79 बनता है, 79%। अच्छा, अब हम मल्टाई इलास्टिक लेयर थ्योरी कहते हैं क्योंकि हमारी जो पेवमेंट है वो तीन बेसिक लेयर्स पे होती है, दो बेसिक लेयर्स होती है। पहली लेयर जो है वो सरफेस की लेयर है जिसमें एस्फॉल्टिक वेयरिंग कोर्स और एस्फॉल्टिक बेस कोर्स है। दूसरी लेयर जो है वो बेस लेयर है, जो एग्रीगेट बेस लेयर है, जिसमें एक जिसे हम क्रश एग्रीगेट बेस कहते हैं और दूसरा ग्लेमुलर सब बेस कहते हैं। और ये रेस्ट करती है सब ग्रेड पे। और हम किसी पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। बट अब्जम्पशन इसमें वही है, कंटिन्यूस होनी चाहिए, होमोजेनियस हो, आइसोट्रोपिक हो, लीनियर इलास्टिक है, मटेरियल वेटलेस है और इसकी फाइनाइट थिकनेस है जो से इसके बुनियाद पे अगर मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेन निकालना चाहूँ, वर्टिकल स्ट्रेन, तो उसकी वैल्यू है 1/E सिग्मा जेड माइनस बोसॉन रेशियो एडिशन ऑफ द अदर स्ट्रेसेस जो कि रेडियल और टेंजेंशियल। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। फर्स्ट कर लें कि हम एक लेयर थ्योरी इस्तेमाल करना चाहें। एक लेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो एक ही हम, ये जो है ये इन तीनों का एडिशन जेड होगा। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि क्ले और डेड सैंड के बेस में क्या फर्क है, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है इसको एनालिसिस करने का। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल एक्सिल है, जिस एक सिंगल टायर है, उसके नीचे अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें पॉइंट ए पे और इसको ये समझेंगे इसमें कोई पेवमेंट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। ए हमने वो 6 वैसे ही ड्राइव किया हुआ है कि लोड को हमने 18 किलो पाउंड है, 18 किलो पाउंड को हमने 2 में डिसाइड कर दिया तो 9 किलो पाउंड उससे आया। फिर हमने उसमें वही प्रेशर वाला फार्मूला लगाया जो पिछली एग्जाम्पल पे लगाया था। टायर प्रेशर एटीपी सही है। यहाँ जेड जो है वो 12 8 20 एंड 24 इंचेस जो है वो हमारा जो है वो जेड की वैल्यू है। और हम करेंगे क्या कि हम जो हमारा बेस है सबग्रेड है, एक जगह हमने कहा कि ये छत के लिए है जिसकी वैल्यू जो है 2500 psi है। दूसरी जगह हमने कहा डेड साइड है 25,000 है। तो हम उस पे हम डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं, तो उसके लिए हम फिर चलते हैं ये वाली क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल डिफ्लेक्शन और ये सर्कुलर रोड है।
अगेन ये जेड ओवर ए है, क्योंकि वो 24 था, इसको 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। और वहां पे आपके पास, क्योंकि आप सरफेस डिफ्लेक्शन मालूम कर रहे हैं, इसलिए जेड जो आर ओवर ए की वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो 0.a है, तो ये वैल्यू हमें एफ मिलती है। ये एफ वैल्यू हम अ, इसे रीड कर ली हमने, जो कि 0.37 है। अच्छा देखिए, ये जो एफ वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ द सबग्रेड मटेरियल है, क्योंकि इलास्टिसिटी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो इलास्टिसिटी मॉडल एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो सेम ही होगा चाहे आपके पास क्ले सबग्रेड हो या सैंड सबबेस हो। इक्वेशन हमारे पास जो हमें डिफ्लेक्शन मिला, क्यू टाइम्स ए ओवर ई इंटू एफ, एफ 0.37 है। हम दोबारा उधर चलते हैं, तो क्यू 80, ए 6, 2500 ई आ गया 0.071। अब जब ई के 80 into 6 और ई की वैल्यू 25,000 थी, तो आप देख सकते हैं कि डेंस क्ले में 7.1 मिल्स का डिफ्लेक्शन है, जबकि 10 टाइम्स है क्ले का। इसलिए हम क्ले को जो है वो हम प्रिफेर नहीं करते, हम क्ले को नहीं मानते, हम नहीं पसंद करते क्ले का हमारा एज ए सबग्रेड मटीरियल होना। अ, अच्छा, अब हमें अ, एक और चीज देखनी है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रेस है। वो एक ट्रू पेवमेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो पेवमेंट का सेक्शन हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट से डिजाइन किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ वेरिएबल निकाली थी, उसमें अगर स्ट्रेस एनालिसिस करें तो कैसे करते हैं। ये पार्ट 3 में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।